उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त फलस्तीन वार पर है। हमास और इजराइल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर पूरी दुनिया बारीकी से नज़र रखे हुए है और जानना चाहती है कि दरअसल वहाँ एक्चुअल में अब क्या स्थिति है। पूरी दुनिया जानती है कि हमास नाम के उस आतंकी संगठन ने किस प्रकार से इजराइल में घुस करके गोलीबारी की, अगवा करके बहुत सारे लोगों को ले गया था। उसके बाद से गोया के इजराइल के हाथ में कैसा, मैं कह सकता हूं कि अपनी सरकार को बचाने का नेतन्याहू के पास या अपने आप को सुरखरू करने का ऐसा मौका मिल गया कि उसने ताबड़तोड़ बमबारी करनी शुरू कर दी। और वो बमबारी खाली गजा के अंदर नहीं हुई, वो बमबारी उसने सीरिया में भी की और हिजबुल्लाह के बारे में, लेबनान के बारे में भी आती है। लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं, दुनिया दो हिस्सों में बंटने कैसे जा रही है, इसके बारे में ताज़ा हालात के साथ साथ थोड़ा सा इस बात पर भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। अमेरिका, चीन, रशिया, टर्की, ईरान, इनके रोल्स क्या हैं। दर्शकों, आपके पास टुकड़ों में खबर भले ही आ रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताना चाहता हूं कि ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए, जब से ही नेतन्याहू ने हमला करना शुरू किया है, अमेरिका का पहला बेड़ा आया, फिर दूसरा बेड़ा आया, तो लगा यूं, अमेरिका ने कहा भी था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और जाहिर सी बात है कि वो विक्टिम नज़र भी आ रहा था। लेकिन उसके बाद 3000 लोगों को से ज़्यादा जो वहाँ पर कत्लो गारत हुआ, 23 लाख की उस बस्ती के अंदर जहाँ 8 लाख बच्चे बसते हैं, वहाँ पर महिलाओं और बच्चों को बम से उड़ा दिया गया है। वहाँ की ज़्यादातर बिल्डिंगों को बमों से उड़ा दिया गया है और वहाँ के हॉस्पिटल्स को बमों से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और 24 घंटे का अल्टीमेटम देख के एक तरफ से दूसरी तरफ करने की बात की गई है। ऐसे समय में अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और विदेश मंत्री जो अमेरिका के, उनके दौरों का क्या क्या हुआ है, वो संक्षिप्त लफ्ज़ों में आपको मैं बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, ये चीज़ तो आपको मालूम ही है कि हुआ क्या है, लेकिन अब हालात ये हैं कि अमेरिका एक तरफ जहाँ ये कह रहा है कि दूसरा बेड़ा भी हमने भेज दिया और इसराइल के साथ हम खड़े हैं। कल ही खबर आई कि बाइडेन साहब ने कहा कि अगर गजा के अंदर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, उस पर कब्जा करना बहुत बड़ी गलती होगी, उसको रुकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अपने बेड़े भेजता है। अब बेड़े अगर भेजता है दूसरा भी, तो फिर तीसरी तरफ क्या होता, अमेरिकी तमाम अधिकारियों ने इसराइल को छोड़ दिया। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इसराइल के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है, उसके माध्यम से खबर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा के दिखाता हूं दर्शकों, कि वहां तमाम लोगों को परसों अल्टीमेटम दिया गया, एक वार्निंग दी गई, एक जो है मैसेज दिया गया कि सुबह 8 बजे, यानी कि कल सुबह 8 बजे तक आप हाइफा एयरपोर्ट पहुंच जाइए। हाइफा एयरपोर्ट जानते हैं ना, जो अडानी साहब ने एक्वायर कर लिया था। इसराइल में ना हवाई रास्ता है और ना जमीन का रास्ता है, पानी के रास्ते से तमाम अमरीकियों को पानी के रास्ते से भेजा गया, साइप्रस भेजा गया। ये किस वजह से, आप एक तरफ कह रहे हैं कि रुक जाइए, एक तरफ बेड़ा भेज देते हैं और तीसरी तरफ अपने अधिकारियों को, अपने अधिकारी को, तमाम फैमिली बच्चों सहित वापस आप पानी के रास्ते से साइप्रस और उसके बाद से फिर वहां अमेरिका ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपको मालूम पड़ चुका है कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई ऐसी, मैं कह सकता हूं, बर्निंग चीज होने वाली है जिससे आपको आशंका है। अब इसके दूसरे तरफ विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं दर्शकों, मैं आपको शायद आपके संज्ञान में है कि उनका पूरा का पूरा दौरा विफल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो लिखा कि यह दौरा विफल है, और बल्कि सऊदी सलमान जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने विदेश मंत्री से मिले भी नहीं थे पहले दौरे में, फिर वो वापस आ गए यूएई। वहां उसके बाद विदेश मंत्री चीन के, उन्होंने फोन किया सऊदी अरब के विदेश मंत्री को, दोबारा से फिर विदेश मंत्री गए और जाकर के तब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। और फिर वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि 12 घंटे इंतजार करा है मोहम्मद बिन सलमान ने। वो मिस्र गए, वो जॉर्डन गए, वो फलस्तीन गए, वो लेबनान गए, वो कतर गए, वो सऊदी अरब गए, यूएई गए, लेकिन वो टोटल दौरा नाकाम रहा। मिस्र के बादशाह ने भी, जिनको हम जो है ये कह सकते हैं कि दरवाज़ा खोलने का बड़ा दबाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला मिलने के बाद। तो विदेश मंत्री का दौरा पूरी तरह से विफल। और वहाँ ईरान सबसे बड़ा रोल प्ले ये कर रहा है कि ईरान ने यूएनओ के डेलीगेट से ये साफ कहा कि यूएनओ को बता दीजिएगा कि यदि अगर इसराइल का कोई नुमाइंदा आता है ज़मीन पर तो हम, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, ये समझ लीजिए। इतनी बड़ी धमकी। और उसके बाद बाकायदा ईरानी अखबार में लिखा है कि उसके जो सोल्जर्स हैं, ईरानी जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने मूव कर लिया सीरिया की तरफ।
अब सीरिया का क्या मतलब है? सीरिया का दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर आप मैप में जाकर देखेंगे तो गोलान की पहाड़ियां हैं, वहां गोलान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह के लोग बैठे हैं। वहां की तरफ मूव कर दिया ईरान ने अपने सैनिकों को, क्योंकि गोलान ऊपर की पहाड़ियां ऊपर हैं और थोड़ा इजराइल नीचे है। वहां पर वो एक ऐसी मोर्चाबंदी है कि अगर किसी भी रूप में गजा के अंदर इजराइल पहुंचता, अपने टैंक को दौड़ाता जो कि दरवाजे पर मौजूद है, उस समय ईरान भड़क सकता है। ईरान, और सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बता, शायद मालूम हो कि ईरान और सऊदी अरब दोनों एक मेज पर आकर बैठ गए और मशवरा कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी खबर दर्शकों मैं आपको ये बता देता हूं, 3 दिन पुरानी, जो शायद आपके नज़रों के सामने नहीं आई होगी, कि सऊदी अरब जो किसी ज़माने में इजराइल को एक्सेप्ट करने वाला था, मान्यता देने वाला था, बात चल रही थी, उसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को आइस में लगा दिया है, बर्फ में लगा दिया, और ईरान के साथ इंगेज हो रहा है। ये तमाम सिनेरियो है जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ करने की आशंका जता रहा है। यदि इजराइल बाज नहीं आता है, अमेरिका के कहने के बावजूद भी वो निरंकुश है, जैसा कि खबरों से पता है, ऐसे समय में ईरान, सऊदी अरब और कतर और तुम्हारा यूएई और ये तमाम जो सीरिया और लेबनान है, ये सब इकट्ठा होकर के शायद कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि पूरी दुनिया फिर तीसरी जंग न देखने लगे। ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। चूंकि इधर तो विदेश मंत्री अमेरिका के कहते हैं कि मेरी मिस्र से बात हो गई, दरवाजा खुलेगा, दरवाजा तो खुलता नहीं, लेकिन उधर ये कह देता है इजराइल कि मैं अपनी बॉम्बिंग बंद नहीं करूंगा, एयर स्ट्राइक को सीज फायर नहीं होगी। और सिर्फ पानी 10-12, आज शायद 11वां दिन है, पानी छोड़ने की बात है, वहां प्यास से लोग मर रहे हैं। दर्शकों ये टोटल सिनेरियो है। अब मैं आपको एक लाइन करके अपना एपिसोड खत्म करता हूं कि इसके अंदर प्यूटिन और चीन की भी एंट्री है, वो किसी अगली एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार से प्यूटिन ने जो है तमाम लोगों को फोन किया है, इंक्लूडिंग इजराइल ऑल्सो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल यदि गजा के अंदर जाता है, जो कि हमास चाहता है, तो वहां होगा यूं कि इन्हें सुरंगों में और पतली पतली गलियों में लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। ऐसे समय में हमास की प्लानिंग ये बताई जा रही है, जो कूटनीतिक लोग हैं, कि ये लोग अंदर एंट्री कराएंगे और एंट्री कराने के बाद बमों से सुरंग को तो फोड़ देंगे, उसके बाद ये फंस जाएंगे। और याद रखिएगा सोमालिया, याद रखिएगा वियतनाम। और एक बात मैं आखिर में और बता दूं दर्शकों, टोटल लब्बो लुआब में ये था खबर का कि 50 बरस से छापा मार युद्ध में कोई भी सेना जीत नहीं पाई है। उसे आप वियतनाम में ले लीजिए, अफगानिस्तान में ले लीजिए, सोमालिया में ले लीजिए, लेकिन दुरंगा व्यवहार बड़ी बड़ी ताकतों का बहुत साफ है। एक तरफ अमेरिका दूसरा बेड़ा भेजता है, दूसरी तरफ अपने तमाम अधिकारियों को वो वहां से पानी के रास्ते निकालने की कोशिश करता है। इसी बात से अंदाजा कर लीजिए कि हालात क्या हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि इजराइल वहां पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। परसों तक की खबर मैं आपको अगर कहूं, जो अल जजीरा बता रहा है कि 300 लोग वहां मर चुके हैं, 3000 से ज्यादा की बात बताई जा रही है। बल्कि कॉनवॉय पर भी हमला किया गया, जब नॉर्थ गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ जो है, वहां पर जो गजा के लोग आने की कोशिश कर रहे थे, वहां बर्बरियत, वहां पर बच्चों पर, महिलाओं पर एयर स्ट्राइक बराबर जारी है। और आपको देश की मीडिया को तो मालूम ही है वो लोग कैसे उछल कूद कर रहे हैं, गजा तो जाने की हिम्मत हुई नहीं है उनकी वहां, जबकि 11 अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टर्स की जान जा चुकी है, कई सारी बिल्डिंगें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे हालात वहां पर हैं और हमारे देश का मीडिया रूबी का लियाकर टोपी पहन करके पहुंच गई इसराइल, और इसराइल में कहीं दूर जगह, सेफ जगह, पीछे लाइट जलती हुई, थोड़ी आवाज सायरन की आती हुई बता रही है कि साहब देखिए यहां पर बॉम्बिंग हो रही है। अरे जितनी बॉम्बिंग गाजा में हो रही है, इसराइल में थोड़ी ना हो रही है। चुटपुट कोई खबरें बताई जाती हैं। एक खबर मुझे और याद आ जाती है कल की, कि वहां इसराइल पर हुआ यूं है दर्शकों के, हमास की तरफ से एक हमले में, हालांकि मैं इसकी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ चर्चा है, वहां की संसद पर भी मिसाइल मारे गए और वहां के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो नीचे, जो संसद के नीचे अपना कोई तहखाना हो सकता है या कोई सेफ जगह हो सकती है, वहां जाकर अपनी जान बचाएं। ये टोटल सिनेरियो दर्शकों, नई कोई अपडेट्स आती है मैं आपके सामने लेकर के हाजिर होता हूं। जय हिंद।